अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगा। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में बिलों को पेश किया और कानून में बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी। अब राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे और देश में लागू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किन कानून की बात कर रहे हैं, किन नए बिल्स की बात कर रहे हैं। तो आइए इस खबर में आज हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में हाल ही में पेश किए गए नए 3 क्रिमिनल लॉ क्या हैं, और आइए जानते हैं कि इन 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल से एक आम आदमी के लिए क्या क्या बदलेगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पारित किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। अब हम ऐसे में जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक के सफर में क्या नया है, क्या बाहर हो गया है या क्या बदल दिया गया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। पुलिस राज्यसभा में तीनों विधेयक की मंजूरी के बाद अमित शाह ने कहा कि देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज भारत को अपना नया आपराधिक न्याय कानून मिल गया है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतीयों को वे बधाई देते हैं। संसद में पारित 3 विधेयक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों की जगह लेंगे और स्वदेशी न्याय प्रणाली के दशकों पुराने सपने को साकार करेंगे। नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और तुरंत न्याय देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त होगी। इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों को परिभाषित करते हैं, कानून से बचने के हर रास्ते को रोकते हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में राजद्रोह से लेकर फर्जी खबरों और मॉब लिंचिंग तक में सजा के प्रावधान बदल गए हैं। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल पेश किए हैं, आम लोगों के बीच संशय बना हुआ है। आम लोगों के बीच कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आज की इस खबर में हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे और बारी बारी से एक एक प्रश्न के जवाब जानेंगे। सबसे पहला सवाल यह आता है कि राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह क्या सजा होगी। आईपीसी में धारा 124A में राजद्रोह को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। अब बीएनएस में राजद्रोह की जगह देशद्रोह लगाया गया है। इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। देशद्रोह में प्रावधान किया गया है कि देश के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है और इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बीएनएस में धारा 150 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बीएनएस में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नया कानून सरकार की आलोचना करने पर दंडित नहीं करेगा।
इसी के साथ ही अमित शाह ने कहा था कि अब हम एक आजाद देश हैं, किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करने पर किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें जेल जाना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर शादी के नाम पर धोखाधड़ी की तो क्या सजा मिलेगी। अब शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किसी महिला से शादी करने या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में खंड 69 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के बारे में प्रावधान है। शादी के नाम पर धोखेबाजी या पहचान छिपाकर शादी करने को अपराध घोषित किया गया है। लव जिहाद से निपटने के लिए सजा तय की गई है। क्लॉज 69 कहता है कि जो कोई भी धोखे से या महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से मुकर जाता है तो ऐसे मामले में अपराधी की श्रेणी में आएंगे। दोषी को 10 साल तक की कारावास की सजा मिल सकती है और इसी के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि नाबालिग से रेप में दोषी पाए गए तो क्या होगा। आईपीसी में धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें वो 7 परिस्थितियां भी बताई गई हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है। वहीं आईपीसी में धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि बीएनएस में से धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा बताई गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ ही 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से गैंग रेप के मामले में अभी तक दोषी को 20 साल के लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। नाबालिग से दुष्कर्म की मौत की सजा का भी प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म पर कम से कम 20 साल जेल की सजा या मौत की सजा हो सकती है। जेंडर न्यूट्रलिटी में महिलाओं को आरोपी बनाया जाएगा। हाँ, अब महिलाओं को भी आरोपी बनाया जा सकता है। बलात्कार का कानून सिर्फ महिलाओं को लेकर लागू होता है। बीएनएस में कुछ अन्य कानूनों, विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कानूनों में बदलाव किया गया है। नाबालिगों के अपहरण से संबंधित अपराध में आईपीसी की धारा 361 अलग अलग आयु सीमा निर्धारित करती है। पुरुष के लिए 16 और महिला के लिए 18 वर्ष। बीएनएस ने इन दोनों के लिए 18 साल निर्धारित कर दिए हैं। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और ताक झांक के अपराध में अब बीएनएस के तहत आरोपियों के लिए जेंडर न्यूट्रलिटी लागू होगा, यानी अब महिलाओं पर भी कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो हाल ही में बिल पेश हुए हैं, इनमें एक मॉब लिंचिंग पर भी खूब बात हो रही है। मॉब लिंचिंग में सजा का क्या प्रावधान है और उसमें अब कितने साल की सजा हो सकती है। सरकार ने पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई का मन बना लिया है। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी तक की सजा देने की व्यवस्था की गई है। अभी तक मॉब लिंचिंग के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर धारा 101(2) में सजा का प्रावधान है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र से मॉब लिंचिंग पर एक अलग से कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। बीएनएस में हत्या के लिए धारा 101 में सजा का प्रावधान है। इसमें 2 सब सेक्शन हैं। धारा 101(1) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा बीएनएस में हत्या की कोशिश के मामले में धारा 107 के तहत एक्शन होगा। इसी तरह गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर कम सजा होगी, लेकिन हिट एंड रन यानी घटना के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ ही बीएनएस में भगौड़े अपराधियों पर सख्ती की जाएगी। उनकी गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्यवाही नहीं रुकेगी, पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले 19 अपराधों में ही भगौड़ा घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगौड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है।
बीएनएस में पहली बार संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है। संगठित अपराध के तहत सिंडिकेट्स या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सबसे चर्चित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम है। ये विशेष कानून निगरानी की व्यापक शक्तियां निर्धारित करते हैं। नए कानून में संगठित अपराध करने के प्रयास और संगठित अपराध करने के लिए सजा एक ही है, लेकिन इस आधार पर अंतर किया गया है कि मौत कथित अपराध के कारण हुई है या नहीं। मौत से जुड़े मामलों के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन जहां अपराध के कारण कोई मृत्यु नहीं होती है तो वहां अनिवार्य न्यूनतम सजा 5 साल निर्धारित की गई है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। छोटे संगठित अपराध के लिए एक अलग श्रेणी भी रखी गई है, जो चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, अनाधिकृत टिकटों की बढ़ती बिक्री, सट्टेबाजी या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की बिक्री को अपराध मानती है। इससे पहले जो विधेयक लाया जा रहा था उसमें छोटे संगठित अपराध की परिभाषा में व्यापक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नए बिल में ये शब्द हटा दिए गए हैं। हालांकि इस प्रावधान का उद्देश्य रोजमर्रा की पुलिसिंग में छोटे कानून और व्यवस्था के मुद्दों से निपटना है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है यह सामान्य चोरी आदि से कैसे अलग होगा। अब बात करते हैं कि आतंकवाद पर इस कानून व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं। पहले आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, लेकिन बीएनएस में आतंकवाद को लेकर प्रावधान किया गया है। बीएनएस आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाता है। बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से एक एनालिसिस के मुताबिक आतंकवाद की परिभाषा फिलीपींस के आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2020 से ली गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंक के वित्त पोषण से जुड़े अपराध यूएपीए की तुलना में बीएनएस यानी नए कानून में व्यापक है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यूएपीए और बीएनएस दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, खासकर तब जब प्रक्रियात्मक रूप से यूएपीए ज्यादा सख्त है और मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में की जाती है। आतंकवाद को लेकर नए कानून के तहत जो कोई भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी परिभाषित किया गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवाद कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। बीएनएस में धारा 113 में इन सभी कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि सरकारी कार्यवाही में बाधा या आत्महत्या के प्रयास में क्या होगा। आत्महत्या के प्रयास को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। नए प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति किसी भी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो यह अपराध माना जाएगा और जेल की सजा निर्धारित की जाएगी। इसे सामुदायिक सेवा के साथ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आत्मदाह या भूख हड़ताल को रोकने के लिए भी यह प्रावधान लागू होगा। बता दें कि सामुदायिक सेवा को एक ऐसी सजा माना जाएगा जो समाज के लिए फायदेमंद होगी। इसी के साथ साथ अब सरकार का दावा है कि अब इंसाफ के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब देश में कहीं भी 0 FIR दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक 0 FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 15 दिन के भीतर 0 FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामले में समरी ट्रायल किया जाएगा। इससे सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है। 180 दिन यानी 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है तो 30 दिन के भीतर दया याचिका दायर करनी होगी। नए कानून में कैदियों के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। 1/3 सजा काट चुके अंडर ट्रायल कैदी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं। अगर मौत की सजा मिली है तो उसे ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।
आजीवन कारावास है तो 7 साल की सजा काटनी होगी, 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो कम से कम 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। इसी के साथ ही पहले आईपीसी की धारा 377 में अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, लेकिन नए कानून यानी बीएनएस में से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि धारा 377 पूरी तरह हटा दिए जाने से नई चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि यह प्रावधान अभी भी गैर सहमति वाले यौन कृत्यों से निपटने में मददगार है, खासकर जब रेप कानूनों में लैंगिक आधार पर भेदभाव जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक रिश्तों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसी के साथ ही फर्जी खबर पर भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। आईपीसी में धारा 153B का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप और दावों को लेकर नियम है। बीएनएस ने यहाँ एक नया प्रावधान किया है। इसमें झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने वाले को भी अपराध माना गया है। इसी के साथ ही नए कानून बिलों में नई गवाह सुरक्षा से लेकर महिलाओं के लिए EFIR भी जोड़ी गई है। मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इतिहास में पहली बार देश में ऐसे कानून होंगे जो भगोड़ों को गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करेंगे। पहली बार हमारे कानून सजा के रूप से सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करते हैं, न्याय के लिए सजा के हमारे सभ्यतागत सिद्धांत को पुनर्जीवित करते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त न्यू इंडिया की यह नई न्याय प्रणाली यह हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने, हमारे औपनिवेशिक अतीत से दूर रहने और गुलामी की छापों को मिटाने के लिए और तुरंत न्याय देने का काम करेगी।